तो कभी स्पेशल गेस्ट आके अगर कोई बात बताए तो बोलते हैं बात ही अलग है। तो प्लीज ये बात आप नोट डाउन करके रख दीजिए, जिनकी एग्जाम आने वाली है वो भी, और जो भी अभी जिन्होंने सीएस की जर्नी स्टार्ट की और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। Hello friends and my dear students. So today we have with us very important guest to talk about, that is Miss निकिता चंदवानी। अब इनका मैं आपको पहले शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। निकिता जो है उसने सीएस में जो तीनों लेवल रहते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया है, जिसमें सीएस ईटी में शी स्कोर्ड 160 आउट ऑफ 200। बाद में जब सीएस एक्सयूटी की बारी आई तो उनका एआईआर 9 था। और अगर ओवरऑल बात करें सीएस प्रोफेशनल में तो आपको सभी को पता ही होगा AIR1 यानी कि ऑल इंडिया में फर्स्ट है। और उसके बाद इनकी और इनकी पूरी फैमिली की लाइफ ही चेंज होकर रह गई। तो आज उसी जर्नी के बारे में जो है हम इनसे बात करने वाले हैं, और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। अगर उसमें कुछ मैं अगर बात करूं तो अगर 10th और 12th की भी अगर बात करें तो बोलते हैं ना, जो स्कॉलर होता है वो पहले से दिख ही जाता है। तो 10th और 12th में भी इनके जो परसेंटेज है वो 91% थे। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन की बात करूं तो बीकॉम में इन्होंने 81%, जी हाँ, जहाँ पे हम केटी और ये सब लाके पास होते हैं उसमें इन्होंने 81% से जो है अपना बीकॉम का जो है वो पूरा सफर जो है वो कंप्लीट किया। उसके बाद भी सीएस में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट के बाद भी बोलते हैं ना, जो जिसमें पढ़ने का होता है वो आगे बढ़ते ही चला जाता है। एलएलबी भी जो है वो ये परस्यू कर रही है। और उसके अलावा जो है आईसीएसआई जो ऑल इंडिया कंपनी लॉ की क्विज रखते हैं तो उसमें 2021 में इन्होंने पार्ट लिया था। उसमें ये सेमीफाइनल राउंड में बाहर हो गई थी, लेकिन बोलते हैं ना, हार नहीं मानने का जो जज्बा होता है, तो उन्होंने 2022 में अगेन पार्टिसिपेट किया और ऑल ओवर इंडिया में से सेकंड पोजीशन पे हो रहे थे। उसके अलावा जो ट्रेनिंग होती है, जो सीएलडीपी ट्रेनिंग होती है स्टूडेंट्स की, उसमें भी जो रनर अप रहे थे, बेस्ट पार्टिसिपेंट अवार्ड में जो है वो रनर अप रहे थे। तो आज मुझसे कम और इनसे खुद से जो है हम इस जर्नी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे। सो वेलकम निकिता। थैंक यू सो मच सर इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। मेरी जो जर्नी है वो ब्यूटीफुल रही है आपकी वजह से। एंड जैसा आपने बोला कि सीएस ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया, वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। मैं उसको रियली बिलीव करती हूँ कि मेरी लाइफ रियली सीएस की वजह से चेंज हो रही है। पहले इट वॉज लाइक कि यहाँ पे आओ स्टडी करो, एंड देन जब रैंक आया तो इट वॉज लाइक लाइफ टोटली चेंज। बहुत सारे लोग जानने लगे, सब अपने अपने कनेक्शंस बनाने लगे मेरे साथ। और अगर इंटरव्यू करो बीच में तो तुम्हें याद भी होगा कि जब भी मैं तुमसे मैसेज से भी कभी बात करता था तो मैं तुम्हें बोलता सुपरस्टार बन चुकी हो तुम। क्योंकि मतलब रैंक आया आई थिंक जून 2022 ना, जून 2022, लेकिन अभी 2024 चल रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दिखती रहती है ऐसा। तो सुपरस्टार बोलता हूँ मैं इसे। क्यों बोलता हूँ वो भी आपको आज ये पूरा इंटरव्यू जब आप एंड तक सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आज हम निकिता के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन सिर्फ मुझे पता है, मुझे भी आज बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है इसके बारे में, और इसके खुद के मुंह से जो है इसकी पूरी जर्नी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो निकिता सबसे पहले बताइए, जो बोलते हैं ना एक रैंकर और जो एक सिंसियर स्टूडेंट वाला होता है, क्योंकि मुझे भी ऐसा बोला जाता है, मैं स्कूल लेवल से सिंसियर एंड ऑल था। तो कैसी रही तुम्हारी स्कूल की जर्नी, फिर उसके बाद कॉलेज की जर्नी, कॉलेज के साथ सीएस परस्यू करना, इतनी यंग एज में सीएस बनना, ये पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताइए। सर इफ मैं मेरे स्कूलिंग से स्टार्ट करूँ तो मैं मेरे स्कूलिंग से ही बहुत ज़्यादा ऐसे स्कॉलर टाइप थी। आई वाज सिंसियर आल्सो बट आई वाज वेरी गुड एट स्टडीज। तो तब से ही एक जो था अंदर से कि हाँ पढ़ाई करनी है, उसकी वजह से अच्छे मार्क्स आते रहे। सीएस के बारे में मुझे तब पता चला जब मैं 11th-12th में थी, जहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था ईदर आई कैन चूज कंप्यूटर और एसपीसीसी। सो एसपीसीसी वाज अ सब्जेक्ट जहाँ पे मेरे को सीएस के बारे में बहुत कुछ जानने मिला। तो उस सब्जेक्ट को परस्यू करते करते आई वाज लाइक हाँ मुझे सीएस करना है। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग सीएस डब्ल्यूटी। जब मैंने सोचा कि मुझे स्टार्ट करने तब कोरोना आ गया था, लॉकडाउन हो गया था। एंड तब आके मैं आपकी क्लासेस ज्वाइन करी थी, तब मुझे बहुत अच्छा लगा सीएस के बारे में जान के एंड ऑल। सीएस डब्ल्यूटी कोरोना में क्लियर हो गया। सीएस एग्जीक्यूटिव के टाइम पे मुझे खुद को कोरोना हुआ था जब मेरे एग्जाम्स आने वाले थे। तो हम पहले हमारे एग्जाम जून 2021 में होने वाली थी, बट कोरोना का सेकेंड वेव समथिंग आया था तो एग्जाम पोस्टपोन हो गई थी अगस्त 21 में। तो तब भी सीएस अच्छे से क्लियर हो गया, लेकिन तब मेरे को सीएस एग्जीक्यूटिव में AIR 9 आया। तो आई वाज लाइक कि नहीं, थोड़ा और अच्छे से पढ़ती। मतलब ऑल ओवर इंडिया में 9th रैंक। और देखिए क्या बोले, ऑल इंडिया मतलब आज अगर मैं एग्जाम्स है और अगर मैं कोई स्टूडेंट को ऐसा बोल दूं भाई एग्जाम मत दे, ऑल इंडिया रैंक 9th ले ले, अरे बोले सर सिर्फ पास कर दो, ऑल इंडिया रैंक भी छोड़ दो। और आप बोल रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 9th में, मतलब तुम ये सोच रही थी कि ऑल इंडिया रैंक 9th क्यों आया? आना चाहिए था कि पहले से पता होता कि नहीं इसको और उस तरीके से पढ़ती तो वहाँ ना चाहता। तो मैंने सीएस प्रोफेशन में प्रॉपर्ली अच्छे से पढ़ा जहाँ पे मेरा AIR बना था। एंड मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई आज तक, कि जब मेरा रिजल्ट आया था ना तो मैंने मार्कशीट ओपन करने से पहले रैंक लिस्ट ओपन किया था। मुझे चाहिए था मेरा रैंक उस लिस्ट में आना चाहिए।
तो हाँ, दैट वाज द बेस्ट फीलिंग कि हाँ मुझे चाहिए था, मेरा रैंक लिस्ट में आना चाहिए। मार्कशीट ओपन करने से पहले मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मुझे रैंक मिलेगा ही, तो मैंने पहले रैंक लिस्ट ओपन की। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, आज तुमने मुझे एक बात बताई है ना, जितना तुम्हें अपने आप पे भरोसा रैंक आने वाला है ना, अब मैं तुम्हें इसमें एक और बात ऐड करके बताता हूँ। जस्ट तुम्हारा प्रोफेशन का रिजल्ट आने वाला था, मैं सूरत में एक सीएस के साथ एक ट्रिप पे गया हुआ था और कुछ इंटर्नशिप की बात चल रही थी। मैंने बोला एक मेरी स्टूडेंट है निकिता चंदवानी, एग्जाम दे दिए उसने, रिजल्ट अभी तक आना पेंडिंग है। मैंने ऐसा नहीं बोला पास होगी, मैंने बोला गारंटेड है उसका ऑल इंडिया रैंक आने वाला है। आप उसको आराम से जो है उसको रखो, आप आराम से है ना उसको, मतलब बहुत सिंसियर है डॉल। तो जितना तुम्हें अपने आप पे भरोसा ना, हमें भी उतना ही भरोसा था तुम पे। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब ये पूरी जर्नी सुन के। आई होप बहुत इंस्पायरिंग होगी और भी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या रहता है, इतना मतलब जैसे आज तुम इतना बता पा रही हो और भी हम जानेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेरा ऐसा मानना है, फैमिली का रोल और फैमिली का सपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि मैं भी आज जिस भी मुकाम पे हूँ, बड़े छोटे जो भी मुकाम पे हूँ, तो मेरी फैमिली का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा। मैंने पहले भी ओपनली भी ये बात जो है वो बोली हुई है, मेरे पापा का स्पेशली। तो मुझे आज मेरी जर्नी के बारे में नहीं, तुम्हारी जर्नी के बारे में बात करनी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ पेरेंट्स का रोल क्या रहा है बचपन से लेके अभी तक, जो भी याद है, जब जब तुम्हें लगे यार सपोर्ट चाहिए था, किस तरीके का सपोर्ट उन्होंने कैसे सपोर्ट किया है? देखो, फैमिली का सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कहीं पे पहुंचना होता है, आपको थोड़ा सा भी अगर ऐसा होना, फैमिली वाले इतना सा बोल दे कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आप उतना भी डीमोटिवेट हो जाते हो। तो वो जितना मोटिवेशन लाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड टचवुड मेरी फैमिली स्टार्टिंग से मेरा बहुत सपोर्टिव थी। इट वाज लाइक कि मैंने जितने टाइम तक स्टडी की है, तो उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तू घर का काम कर ले। लाइक होता है ना कि बेटियों को बोलते हैं नहीं तू घर का भी काम कर ले, क्यों पढ़ाई कर रही है, काम कर ले। ऐसा कभी नहीं बोला है मुझे। मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरी मम्मी मेरे पास आके फ्रूट्स रख के जाती है कि तू पढ़ते पढ़ते खा ले, पास आके ड्राई फ्रूट्स रख के जाती है कि तू पढ़ते पढ़ते खा ले। रात को पापा आते हैं तो कुछ अच्छे से ड्राई फ्रूट मिल्क शेक, मतलब तू ड्राई फ्रूट खाती रहे, तेरा दिमाग चलेगा। वो दिख रहा है, मैं दिख रहा है। बादाम के अलावा कुछ खाया तो वो भी बताना। वही खाया, अब तो मेरा फेवरेट हो चुका है ये सब। अच्छा। तो ये ज़्यादा सपोर्टिव रहता है। इट्स लाइक मैंने फिर एलएलबी अभी स्टार्ट किया है। मैं मुंबई में अकेले रह के वो पढ़ती हूँ, जॉब करती हूँ, एलएलबी भी करती हूँ। तो उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि नहीं क्यों कर रही है, तो जब जो करना है तो कर। फिर नॉट जस्ट एलएलबी, मैंने पोर्टफोलियो मैनेजर का भी एक कोर्स किया। मैंने सूरत आके उसका एग्ज़ाम दिया, मैंने मुंबई जाके उसका एग्ज़ाम दिया। हर बात में दे वेरी मच सपोर्टिव कि हाँ तू पढ़, तेरे को जितना पढ़ना है उतना पढ़, हम तेरे साथ हैं। क्या बात है, अमेजिंग। और ये मतलब मैं सुन रहा हूँ ना, मुझे मेरे वाले दिन याद आ रहा है, लेकिन अगर मैंने मेरे वाले दिन भी शुरू कर दिया तो इंटरव्यू खत्म नहीं हो पाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो हमने पर्सनली तुम्हें जानने की थोड़ी ट्राई की है, और भी मतलब मौका मिलेगा और बात करते रहेंगे। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आज जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हम इस इंटरव्यू के एट द एंड स्टूडेंट्स को क्या दे पा रहे हैं। अब मैं आऊँगा थोड़ा एग्जामिनेशन पे, कि एग्जामिनेशन में अपने आप को कैसे संभालना है एंड ऑल, क्या टिप्स एंड ऑल, तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। स्टूडेंट्स को तुम क्या टिप्स दोगी, मतलब एग्जाम में जो है एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, या चलो उस पर बाद में आते हैं, पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो ये प्रिपरेशन के टाइम पे उनको क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? एक हम तो बता देंगे, लेकिन जहाँ पे रिजल्ट सामने दिखता हो अगर वो खुद बताएं तो थोड़ा इसमें बताओ मुझे। सर एक इम्पॉर्टेंट जो ट्रिक थी जो मैंने इग्नाइट अकेडमी से ली है, वो इस कि आप एवरीडे का आंसर लिखो। एक या दो आंसर जो भी आप पढ़ रहे हो, एक दो दिन पहले जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, रोज आके वो एक आंसर तो लिखना ही लिखना है कंपल्सरीली। एवरीडे आंसर राइटिंग इज मस्ट अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो। एंड देन जैसे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, देन चैप्टर टेस्ट देना इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे क्या होता है कि आपका राइटिंग प्रैक्टिस हो जाता है, आपका स्पीड मेंटेन हो जाता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, एंड आप उसको एक बार लिख लो तो आपको लर्न भी हो जाता है, स्टैम्प लग जाता है जैसे मेरी लैंग्वेज में। यस, स्टैम्प लग जाता है। तो ये करना स्टार्टिंग के डेज ऑफ प्रिपरेशन में इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। एंड एक और एक्सपेक्ट जहाँ पे हम ध्यान दे सके जो होता है वेटेज। जितना सब्जेक्ट का जितना वेटेज है उस हिसाब से उसको इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है, बिकॉज अगर उसको उतना वेटेज दिया है मतलब इंस्टीट्यूट भी चाहती है कि वो उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्रोफेशनल करियर में। तो ऐसा राइटिंग प्रैक्टिस करना है, प्लस जो वेटेज दिया है उसके वाइज उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज जब एग्जाम नियरली आ रही है तो आई फील एक महीना पहले तो आपका सब कुछ प्रिपेयर हो जाना चाहिए। एंड ड्यूरिंग दैट वन लास्ट मंथ व्हाट यू कैन डू इज, जैसे कि अपनी एग्जाम में सपोज 9 पेपर्स होते हैं प्रोफेशन के, तो यू फाइंड आउट ऐसे 9 डेज जहाँ पे आप कंटिन्यूसली पास्ट एग्जाम के पेपर्स लिखोगे। जिस दिन जो एग्जाम फ्यूचर में आने वाले मतलब 1 मंथ के बाद आने वाली है वो आप अभी से लिखना स्टार्ट करो। आपकी जो मॉक टेस्ट रहती है Yes. उसके अलावा भी तुम बोले और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हाँ, जो एग्जाम के 1 मंथ पहले करोगे। लाइक सपोज अपनी एग्जाम स्टार्ट होती है 21 दिसंबर, तो 21 से लेके 29 दिसंबर तक जितने भी पेपर जिस ऑर्डर में है आपको 21 नवंबर से 29 नवंबर तक लिखना स्टार्ट करो। एग्जैक्ट 1 मंथ बिफोर। यस, मतलब पास्ट एग्जाम के पेपर सॉल्व करो, बिकॉज मोस्टली ये भी होता है कि पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन से फिर से कभी पूछ लें इंस्टीट्यूट में।
तो इस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि आप 3 घंटे में पेपर लिख पा रहे हो कि नहीं, बैक टू बैक जो एग्जाम्स है वो दे पा रहे हो कि नहीं। प्लस इसमें आपको और करना है आपका राइटिंग प्रैक्टिस, जो आपने पहले से प्रिपेयर करा होगा तो आपका और अच्छा दे जाएगा, तो पेपर चेकअप इंप्रेशन अच्छा करेगा। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना आपको क्लास में भी बताई जाती है, लेकिन बोलते सर आप रोज के हो, तो कभी स्पेशल गेस्ट आके अगर कोई बात बताए तो बोलते हैं बात ही अलग है। तो प्लीज़ ये बात आप नोट डाउन करके रख दीजिए, जिनकी एग्जाम्स आने वाली है वो भी, और जो भी अभी जिन्होंने सीएस की जर्नी स्टार्ट की और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। पहली बात ही कहाँ से शुरू हुई, डेली राइटिंग प्रैक्टिस। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, स्टार्टिंग में जब लॉ पढ़ते हैं मैं डेली का डेली बोल रहा हूँ, एक एक आंसर लिखो, आप लॉ में सेटल्ड हो जाएंगे। और उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट एंड ऑल तो देते हैं, तो वेरी गुड, अमेजिंग जर्नी सुन के, और मजा आ रहा है क्योंकि है ना जो बता रहे हैं वही बातें यहाँ से निकल रही है ना। तो और यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एग्जामिनेशन टिप्स हो गए, प्रिपरेशन हो गया। अब अच्छा एक और मैं बात ऐड कर देता हूँ, जैसे सीएस प्रोफेशन में 9 सब्जेक्ट बताए, आप बोलेंगे सर हमारे तो साथ ही है, एक्सीक्यूटिव वाले बोलेंगे हमारे साथ है, ओल्ड सिलेबस में थे अभी न्यू सिलेबस में 7 हो गए। तो देखिए 9 सब्जेक्ट्स, अभी तो सब्जेक्ट्स भी कम हो गए। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सर सब कुछ पढ़ लिया, चाहे उतनी टेस्ट एंड ऑल सब कुछ लिख दिया, सर वो डेली एक जाके एग्जाम्स देना, क्योंकि प्रोफेशनल में 7 या 9 जो भी, ओल्ड सिलेबस में 9, न्यू सिलेबस में 7 पेपर्स, एक्सीक्यूटिव में कोई दोनों ग्रुप अगर एक साथ दे तो 7 पेपर्स एक साथ, अगर एक एक ग्रुप दे तो एक एक दिन की हॉलीडे। वो एग्जामिनेशन की जो डेज होते हैं, क्योंकि ये मेरा ऐसा मानना है वो एक स्टूडेंट ही अच्छे से बता सकता है उस टाइम पे अपने आप को कूल एंड काम कैसे रखा जाए। सर मैं तो बोलती हूँ जब एग्जाम्स आना तब इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रॉपर्ली सो के तो जरूर जाना है, वरना एग्जाम के दिन नींद आती है। तो स्लीप इज इम्पॉर्टेंट बिफोर योर एग्जाम। प्लस आपको काम रहना है, क्यों, बिकॉज आपने एक मंथ पहले, मैं जैसे बता रही हूँ कि आपको सारे पेपर्स लिखने हैं, जैसे कि आपकी एग्जाम, तब आपको पता चल जाता है आपको क्या नहीं आ रहा है, कहाँ पे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट में कितना वेटेज था जहाँ पे आपके मार्क्स कम आए, तो वो आपको पहले से पता है। तो एग्जाम डेज पे भी जस्ट लाइक मैंने पहले से 7 पेपर्स का टेस्ट दे चुका है, अभी सेम टू सेम जो रिपीट करना है, तो आपको आता है तो आप खुद ब खुद काम हो जाओगे, तो उसके लिए अलग से कुछ टिप्स नहीं हो सकती। वो आई थिंक सब इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, जैसे इसने बोला सोना, मैं एग्जाम में सोता ही नहीं था तो आप बहुत तो सबके जो अपने प्लान्स बने हुए ना, मैं हमेशा कोई भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी का भी वीडियो बनाता हूँ ना, और या स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, तो सबसे पहले मैं एक लाइन यूज करता हूँ, अगर आपकी अपनी खुद की कोई स्ट्रेटेजी बनी हुई है उससे बेस्ट कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, अगर नहीं है तो आप इसको एज ए गाइडेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक चीज़ है, जैसे कि हम ये नोट्स बनाते हैं, मतलब जो राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं एवरी डे, उसके बेसिस पे आप एक नोट्स भी बना सकते हो, जो आप एग्जाम के एक दिन पहले प्रेफर कर सकते हो। खुद के नोट्स ज़्यादा याद रहते हैं कि मैंने ये लिखा था, मुझे यहाँ पे ये याद नहीं आया था, तो एग्जाम के एक दिन पहले जहाँ पे बहुत कम टाइम होता है पढ़ने के लिए, तब मैं तो मेरे नोट्स ही पढ़ के एग्जाम देने जाती थी। Exactly. तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो उस टाइम, हैंड रिटन नोट्स जो अपने खुद के बनाए हुए हो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब स्टूडेंट्स जनरली कि भाई यार इतना टाइम तो नहीं है, इतना पढ़ना बाकी है, यार तुमने लिखा है दे देना, मैं प्रिंट आउट करवा के मैं खुद भी वही पढ़ लूंगी। वो सॉल्यूशन है। दूसरे के हैंड रिटन नोट्स आपके कैसे काम आएंगे, आपने खुद का लिखा होगा, आपको उसमें, क्योंकि जो जिसने लिखा है उसको पता है मैं इतना भी पढ़ूंगा या 2 वर्ड पढ़ूंगा और मुझे याद आ जाएगा, तो दूसरे के मतलब खुद के हैंड रिटन नोट्स की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा ये हो गई थोड़ा एग्जामिनेशन के बारे में। अब स्टूडेंट्स जो है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है, अच्छा ये एक और मैं बता दूं, ये तो इतना ही बताया निकिता ने, लेकिन आज हम ऑन कैमरा भी इससे स्टेटमेंट ले लेते हैं कि निकिता जब भी हमारी इग्नाइट फैमिली को तुम्हारी जरूरत रहेगी मेंटरशिप की और तुम अवेलेबल रहोगी सूरत में, तो आज ये प्रॉमिस कर दो ऑन कैमरा कि सर मैं क्लास पे आके भी उनको मेंटरशिप देने के लिए जब भी पॉसिबल होगा देने के लिए तैयार हूं। सर मैं वचन लेती हूं। अच्छा वचन दे दीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है ये। अच्छा अब हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास इसी के रिलेटेड आए हैं। मैंने ट्राई किया स्टूडेंट्स को भी पूछने का कि व्हाट कैन आई आस्क एंड ऑल, कि ये जो जर्नी रहती है, इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने प्रैक्टिसिंग में भी पहले तुमने फ्यू मंथ्स जो रहा था, पहले प्रैक्टिसिंग फॉर्म में भी जो था तुमने काम किया हुआ, वर्क किया हुआ इंटर्नशिप में, और उसके बाद सडनली जो है मुंबई में टाटा ग्रुप, आई थिंक टाटा सन्स में तुमने अपनी इंटर्नशिप जो है वो की है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ वर्किंग अंडर द पीसीए इन द पीसीएस फर्म एंड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कोई कंपनी में क्या डिफरेंस है? There is a lot of difference when you work in a PCS firm and when you work in a company. When you work in a PCS firm, you work for like thousands of companies which a PCS handles. But when you work in a corporate, you just work for a particular one company. Yes. So there is a lot of difference in both of it. जब आप PCS में काम करते हो, तब आपको हर एक तरह की कंपनीज का काम मिलता है। सब निधि कंपनी हो गई, 1% कंपनी हो गई, प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड, अनलिस्टेड। तो यहाँ पे आपको हर एक तरीके के काम का एक्सपोजर मिलता है, प्राइवेट पब्लिक जिसका भी मर्जर हो गया, तो यहाँ पे हर टाइप की कंपनीज का काम आपको सीखने मिलता है। बट जब आप कॉर्पोरेट जाते हो तब आप एक ही कंपनी को सिलेक्ट करते हो, जहाँ पे फिर आपको उस पर्टिकुलर एक ही कंपनी का पूरा काम मेंटेन करना पड़ता है। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस से देखा जाए तो आप पे डिपेंड करता है आपको किस टाइप का वर्क चाहिए।
जैसे कि व्हेन आई वाज इन माय पीसी, व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप इन अ पीसीएस फर्म, इट वाज लाइक कि मैंने सब कंपनीज का काम सीखा, प्राइवेट का कैसा होता है, लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज का काम कैसा होता है, तो यहाँ पे हर एक तरीके का फ्लेवर मिल गया। बट इधर ऐसा नहीं होगा कि वो एक कंपनी का पूरा काम आप ही कर रहे Okay. हैं, हर साथ में जो भी दूसरे कलीग्स है वो भी आधा आधा काम उस कंपनी का करेंगे, तो इधर आपका वर्क डिवाइड हो जाएगा, बट आपको हर एक टाइप का वर्क मिलेगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट फर्म, कॉर्पोरेट कंपनीज और दिस, देन आपको एक पर्टिकुलर कंपनी का काम मिलेगा। जैसे कि आई वाज इन टाटा सन्स एज एन इंटर्न, तो मैंने टाटा सन्स का प्रॉपरली काम किया है और उससे सब्सिडीज का काम किया है। Okay. तो मुझे सिर्फ मेन एक प्राइवेट कंपनी का काम है जो सीखने मिला है कि इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग मुझे कब रखनी है, इसका मिनट्स कब बनाना है, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी का काम, बट पूरा इन डेप्थ काम कि इधर क्या क्या होगा, डायरेक्टर्स कब अवेलेबल है या कौन सी फाइल्स कौन से डायरेक्टर के लिए बनानी है, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी का काम हो जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जस्ट ऑन फनियर साइड, किसमें ज़्यादा फ्री टाइम मिलता है? मेरे हिसाब से तो किसी में भी नहीं मिलता है। काम तो रहता ही है, तो जो स्टूडेंट ऐसा सोचे एक कंपनी का काम मतलब थोड़ा बहुत किया, हफ्ते में 2 दिन जाओ, वैसा नहीं होता है ये। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको पीसीएस के अंडर में और कंपनी में, दोनों में से आप जहाँ पे भी आप काम करना चाहते हैं। अब अगर आगे बात करें, कुछ अपनी हॉबीज़ के बारे में बताओ। मतलब जैसे, अच्छा एक हॉबी मुझे इसकी याद है, वो मैं बता देता हूँ, बता दूँ? एक हॉबी जो मुझे इसकी याद है वो बता देता हूँ। सीएस प्रोफेशनल की स्टूडेंट जिसमें AIR 9 में सेटिस्फाइड नहीं थी, प्रोफेशनल में AIR 1 लाना था, अगले दिन नेक्स्ट डे मुझे टेस्ट रखनी थी, अर्ली मॉर्निंग बैच रखना था। एक बार सर प्लीज 10 बजे से पहले मत रखना बैच। मेरा क्या रीजन है 10 बजे, मतलब क्योंकि संडे था, संडे जनरली मैं 10 सवा 10 बजे बैच रख के 12-1 बजे तक फ्री होना चाहता हूँ, और मैं जनरली बोलता हूँ 10 बजे, बता दूँ ना? तो सर मत रखना। मेरा क्यों? बोलते सर बिग बॉस देखना है। बिग बॉस, तो बिग बॉस की फैन तब थी, अभी भी हो या कैसा है? अभी टाइम ही नहीं है बिग बॉस देखने का। तो अभी क्या हॉबीज है वो जानना चाहता हूँ। अभी मेरे को जिम जाना अच्छा लगता है, मैं जिम जाती हूँ आफ्टर ऑफिस। मेरे को डांस क्लास डांस करना अच्छा लगता है, तो मैं डांसिंग के लिए जाती हूँ आफ्टर ऑफिस। बस इतना ही बात है। जिम और Gymming and डांसिंग, yes। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, सूरत की लाइफ और मुंबई की लाइफ बहुत फर्क है। फर्क है? अच्छा वो बहुत क्वेश्चन ज़्यादा फर्क है। किस कौन से सेंस में फर्क है? मतलब सूरत की लाइफ बहुत चिल लाइफ है, बट मुंबई की लाइफ बहुत फास्ट लाइफ है। सूरत में लोग बहुत चिल है, लाइक मेरा सूरत का फर्म तो था जहाँ मैं जाती थी, वहाँ पे मेरा ऑफिस आवर्स भी 11 से ऑफिस स्टार्ट होती थी एंड 6:37 आप घर चले जाते हो। बट मुंबई में ऑफिस 9:30 स्टार्ट हो जाते हैं एंड आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप ऑफिस से कब निकलोगे और कब घर जाओगे। कभी 7 हो जाता है, कभी 7:30, कभी बोर्ड मीटिंग्स आने वाले तो आप लेट नाइट तक ऑफिस में रहते हो। तो लाइफ में बहुत डिफरेंस है, बट पे वाइज भी बहुत डिफरेंस है। तो नहीं, वो अब नहीं बोलूँगा मैं, कुछ मुंह पे आ गया था लेकिन बोलूँगा नहीं। अच्छा, अभी फाइनली जो स्टूडेंट सीएस परस्यू कर रहे हैं या जो भी और अपकमिंग जनरेशन है जो इसमें आएगी सीएस में, अभी 11th-12th में होंगे, आगे सीएस को ज्वाइन करेंगे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन फॉर मी पर्सनली। इसने मेरा पूरा लाइफ चेंज कर दिया। आई हैव बीन टू गोवा, आई हैव बीन टू इंदौर, आई हैव बीन टू नोएडा, आई एम गोइंग टू गो टू पुणे नाउ बिकॉज ऑफ ICSI। तो इससे मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया है। तो या इफ़ आप में एक मोटिवेशन है कि नहीं मुझे कंपनी कैसे चलती है, उसका काम क्या होता है, सब आपको मैनेजमेंट का काम थोड़ा अच्छा लगता हो, तो डेफिनेटली आपको कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करना चाहिए। अच्छा, मैंने इंट्रो में बताया था ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज, इतने सारे इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम्स चलते हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, जिसमें एक होता है ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज। आई थिंक जिसमें ऑल इंडिया जो फर्स्ट आता है उसको आई थिंक कुछ प्राइस नहीं 50,000 रुपीज़ कैश है, सेकंड को कुछ 35,000 एंड थर्ड को भी समथिंग कुछ अच्छा अमाउंट सेकेंडरी है। लेकिन यहाँ पे ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए वैसा नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। कैसे पता चला, कब माइंड में आया कि भाई ऐसा कुछ करना है मुझे एंड ऑल, क्योंकि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती इन सब के बारे में। सो ये आता है ICSI अपने वेबसाइट्स पे बहुत कुछ डालते हैं, आपको मेल भी आते हैं, आपको जस्ट अपने मेल चेक करने के क्या क्या भेज आ रहे हैं। मैं तो बहुत क्यूरियस होती हूँ जब मुझे पता चलता है कि ऐसी कॉम्पिटिशन्स होने वाली है, तो मज़ा आता है कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने। और उसमें आई थिंक ऑनलाइन होता है और सेमीफाइनल राउंड भी वहाँ पे होता है ऑफलाइन? नहीं, सेमीफाइनल राउंड भी ऑनलाइन होता है। फाइनल के लिए आपको नोएडा जाना पड़ता है जहाँ पे हमारा ICSI का मेन चैप्टर मेन हेडक्वार्टर है। तो क्या एक्सपीरियंस आता है वहाँ पे? बहुत अच्छा। इट वाज लाइक 1 नाइट स्टे एट नोएडा, नेक्स्ट डे यू हैव योर क्विज कंपटीशन। सब ऐसे हाई फाई दिमाग वाले लोग हैं एंड आपको उनके सामने कम्पीट करके जीतना है। दैट वाज फन। अच्छा, एक मैंने एक और इंट्रो में बोला था जो CLDP ट्रेनिंग हुई थी उसमें तुम रनर अप रह गई, तो तुम्हें तो सेकंड आना पसंद ही नहीं है? सर बुरा लगा था? हाँ। फर्स्ट का हमारा फ्रेंड ही है। सर मैं CR थी। अच्छा, ओके, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। यस, आई वाज लाइक ठीक है, इसमें तो जीत गई, मैं कहीं और का देख ली। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो बहुत कुछ लाइफ में, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है।
सो फाइनली जो है बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और मतलब इतने टाइम से था मतलब मन था आज के बैठ के बात करते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ना आप इससे गेन कर सकते हो ना। जब मैं भी इससे बात करता हूँ, बहुत रेयरली हमारी बात होती है, जब भी बात करता हूँ 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हमें सीखने को मिलती है। तो फाइनली यही है कि जो भी एक मैं भी मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी CS परस्यू कर रहे हैं या आगे जो भी करने वाले हैं, देखिए इसको आप सबसे पहले जब इंक्वायरी के टाइम पे भी आते हैं ना, बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं सर इसमें स्कोप क्या है। मैं बोलता हूँ इंडिया में हर चीज़ का स्कोप है, आप अधूरा मत छोड़ो, अधूरी चीज़ों का कोई स्कोप नहीं होता है। जो भी आप कर रहे हो उसको पूरा कंप्लीट करिए। तो आपने CS से अटेम्प्ट्स भी लगेंगे, हमने ये जर्नी के बारे में बात किया जहाँ पे अटेम्प्ट्स नहीं लगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी जर्नी होती है जो मैं आगे और ट्राई करूंगा आपके लिए लाने की, जहाँ पे हम ये भी देखेंगे अटेम्प्ट्स लगने के बाद भी कैसे गिर के कोई खड़ा होता है। तो ये भी एक पार्ट एंड पार्सल रहता है प्रोफेशनल एग्जाम्स का। तो आज हमने निकिता से जो था वो हमने प्रोफेशनल जर्नी जो उसकी रही उसके बारे में हमने जाना। उसके अलावा इसने बहुत ही अच्छी एग्जामिनेशन टिप्स भी दी है, प्रिपरेशन के टाइम पे भी, एग्जाम्स के टाइम पे भी, और उसके अलावा जो है आगे उसके बाद इंटर्नशिप में आप लोग जाते हो तो उसके लिए भी। सो निकिता थैंक यू सो मच और फॉर कमिंग। और ऐसे हम आपके लिए आगे जो है ऐसे इंटरव्यूज जो है वो लाते रहेंगे। आप लोग जो है वो चैनल को जो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पे जो है हमारा पेज फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।